जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के त्रिमासिक एग्जाम वाला जो गणित का प्रश्न है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल है। इसको देखिए, अलजेब्रा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्व करेंगे हम लोग। देखिए, क्वेश्चन आपका है कि किसी संख्या को जब 61 से भाग दिया जाए तो भागफल 27 तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है। तो आपको बताना है संख्या क्या है। अगर जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या कहते हैं, भाजक। ठीक ना। जिस संख्या में भाग दिया जाता है तो वो होता है आपका भाज्य। क्वेश्चन में दिया 61 से भाग देने पर, यानी कि भाजक का मान कितना दिया है, भाजक बराबर दिया है 61, भाग दिया जाता है तो भागफल प्राप्त होता है। भागफल बराबर है 27 और शेषफल दिया है 32। शेषफल आपका है 32। तो आपको निकालना है कि किस संख्या में आपको भाग दिया गया है, यानी कि भाज्य आपको निकालना है। क्या निकालना है? भाज्य निकालना है। भाज्य बराबर भाग। तो भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक ना। देखिए, भाज्य कौन कहलाता है? जो बीच में रहता है वह कहते हैं भाज्य। भाग दिया जाता है भाज्य कहलाता है। ये आपका होता है भाजक, ये आपका होता है भागफल, सब नीचे बचता है कहते हैं शेषफल। ठीक ना। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक का देखिए वैल्यू कितना है, 61 है, गुना भागफल कितना है 27 और प्लस शेषफल कितना है 32। सबसे पहले गुना की क्रिया होता है, गुना कर देना है। 61 में यदि हम 27 से गुना करेंगे, 7 एकम 7, 7 छके 42, 2 एकम 2, 2 छके 12, 7 4 6 1। तो हमको कितना जोड़ देना है? 32 जोड़ देना है। तो 32 जोड़ देंगे, जोड़ने पर हो जाएगा 9 7 6 1, 1 6 7 9, ऑप्शन और कौन हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 1 6 7 9 यानी 1689। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी यौगिक संख्या, यौगिक संख्या को कहते हैं तो भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक ना। भाज्य संख्या का कहा जाता है, यौगिक संख्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या को कहा जाता है ऋण संख्या भी कहा जाता है। ऋण संख्या, ठीक ना। ऋण संख्या चाहे अभाज्य संख्या, इसको भाज्य संख्या चाहे यौगिक संख्या कहा जाता है। क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो सबसे छोटी भाज्य संख्या का महत्तम बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। तो 2 और 4 का महत्तम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एलसीएम पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि यदि क्वेश्चन है कोई दो दिए हुए धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए बी से ए में भाग देने पर, बी से किस में भाग देना है? ए में भाग देना है। बी से ए में भाग देने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर प्राप्त होता है। अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, अद्वितीय का मतलब होता है कि केवल और केवल एक। पूर्ण संख्याएं क्यू और आर प्राप्त होता है, जहां आर का मान करे 0 से बड़ा होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए। यानी कि आर कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, शेषफल के रूप में हो जाएगा। क्योंकि आर का मान क्या होना चाहिए? इससे क्या होना चाहिए? हमेशा कम रहना चाहिए या तो 0 रहना चाहिए। आइजा कितना हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि ए बराबर कितना हो जाएगा। तो ए का हो गया पर भाज्य हो गया, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, बी गुना क्यू प्लस आर। ऑप्शन नंबर देखिए कौन है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुझे समझ में आया होगा। जो शेषफल का मान होता है भाजक से छोटा होता है या 0 के बराबर होता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड है। 156 के अभाज्य गुणनखंड कर देना है। अभाज्य गुणनखंड कौन कहलाता है? तो ऐसा गुणनखंड, ऐसा टुकड़ा है जिसमें केवल और केवल अभाज्य संख्या है। ठीक ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। पहले 2 से कटाएंगे, 2 से कटाइएगा, 2 7 14 होता है, 1 6 18, 2 8 16। फिर 2 से कटाएंगे, 2 से 3 बार में हो जाएगा 6, 2 9 18। ठीक है, फिर 3 से कटाएंगे, 2 से नहीं कटेगा तो एक बाद में अभाज्य संख्या 3 होता है, 3 से 13 बार में कट जाएगा। 13 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। एक हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2
गुना 3 गुना 13, यानी ऑप्शन नंबर देखिए तो कौन है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि यदि दो संख्याओं 306 तथा 657 का मध्य 9 है तो लघुत्तम बताइए कितना होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है लघुत्तम महत्तम से संबंधित, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, है ना। एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर होता है। अब बताइए में एचसीएफ दिया हुआ है, आपसे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर हमको निकालना होता है, देखिए गुना में है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा, बटा में हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा, यानी एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ। तो बताइए पहली संख्या कितना है, पहली संख्या है 306 गुना दूसरी संख्या है 657 बटा में एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ है 9। 9 से देखेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 9 की विभाज्यता का नियम होता है कोई संख्या को अगर हम जोड़ेंगे यदि वो 9 से कट गया तो मतलब 9 से कट जाएगा। देखिए 3 और 6 कितना होता है 9, जोड़ने पर 9 से कट जाएगा मतलब 9 से कटेगा, तो 9 से कटा दीजिए, 9 से 3 बार में 9 तिया 27, 3 और 6 36, 9 चौके 36, यानी कि कितना हो जाएगा 657 गुना कितना 34, 34 से गुना कर देना है, 4 सत्ते 28 का 28 लगा 2, 4 5 20 2 22 के 2 हाथ लगा 2, 4 सत्ते 4 6 24 से 2 26, 3 से 3 सत्ते 21 के 1 हाथ लगा 2, 3 5 15 2 17, 17 के 7 हाथ लगा 1, 3 से 18 19, लिख देना है 8 3 13 का 3 हाथ लगा 1, 9 2 11 1 12 का 2 हाथ लगा 1, 1 का 1 2, 22 33 8, 22 33 8, ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, चाहे जिसका पूर्णतः वर्गमूल निकल जाएगा, अगर रूट में है अगर पूर्णतः जिसका वर्गमूल निकल जा रहा है अगर कहेंगे परिमेय संख्या है, जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय संख्या। देखिए तो रूट अंडर 2 इसका 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 7 का भी नहीं निकलेगा, ये सब अपरिमेय संख्या है। 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, यानी कि आपका परिमेय संख्या कौन हो जाएगा, रूट अंडर 9। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 9 बटा में 75 का दशमलव रूप बताइए, दशमलव रूप कैसा होगा। दशमलव रूप देखिए 2 होता है, दशमलव रूप 2 प्रकार का होता है, एक होता है शांत, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत होता है, अशांत। अशांत में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, एक होते हैं अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, ठीक ना। अशांत में कौन कौन होते हैं, एक अशांत आवर्ती होते हैं, एक अशांत अनावर्ती होते हैं। अब देखिए शांत दशमलव प्रसार कौन कहलाएगा, तो इसमें शांत में जो होता है परिमेय संख्या ही होता है, ठीक ना। परिमेय संख्या होता है p बटा q के रूप में ही होता है, लेकिन जो q जो होता है q में जो संख्या होनी चाहिए केवल 2 और 5 होना चाहिए, यानी q बराबर जो होना चाहिए के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। q कितना के बराबर होना चाहिए, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में। पहले देखा दिया जाता है, पहले कटा के देख लिया जाता है, अगर कटता है तो सही है, नहीं कटता है तो फिर देख लेना है जो q का मान होगा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में। कहने का मतलब है कि केवल इसका जो गुणनखंड कीजिएगा केवल 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। अगर 2 और 5 के रूप में आ रहा है तो कहेंगे शांत, और नहीं आएगा तो क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। अशांत आवर्ती में क्या होता है, तो वैसी परिमेय संख्या, इसमें क्या होता है, इसमें भी परिमेय संख्या होता है लेकिन पूरा पूरी कटता नहीं है, तो जब पूर्णतः नहीं कटेगा तो कहेंगे अशांत आवर्ती। जैसे मान के लिए 1/3 हो गया, 1/3 0.333 दिन आते रहेगा तो क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे।
ये भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। कैसा होता है संख्या, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ये भी आपका परिमेय संख्या होता है। अब देखिए अशांत अनावर्ती मतलब कि जिसका दशमलव के बाद में कोई संख्या फिक्स नहीं रहेगा कि दशमलव के बाद में क्या होगा, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं अशांत अनावर्ती। इसमें फिक्स रहेगा, कोई एक को संख्या क्रम में दोहरिएगा, चाहे दो दो को चाहे तीन तीन को दोहरिएगा। इसमें क्या है कि कौन संख्या कब आ जाए कोई फिक्स नहीं है। इस संख्या के लिए दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती, यानी कि अपरिमेय संख्या के लिए, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, इसमें कोई दशमलव के बाद में कोई फिक्स संख्या नहीं है, तो क्या कहेंगे अशांत अनावर्ती कहेंगे। अशांत अनावर्ती जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो आपसे पूछा गया है कि परिमेय संख्या 9/75 का दशमलव रूप कैसा होगा। तो अब बताइए, या तो शांत हो सकता है या तो अशांत में अशांत आवर्ती हो सकता है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि 9/75 है, तो पहले देखिए कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। पहले कटा के चेक कर लिया जाता है, कटेगा तो सही है, नहीं कटेगा तब फिर 9 है 75, तो बताइए 9 कट जाएगा 3 से, तितरी के 9, पहले नीचे लिख लीजिए 9/75। 9 देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से 3 बार में 9, 25 तिहाई 75। अब देखिए कटने लगे नहीं ना है। अब क्या करेंगे कि 3 के 3, अब बताइए 25 से अगर हम तोड़ेंगे तो 5 के पावर 2 होगा, 5 के पावर 2। तो आपसे कहा गया है कि केवल 5 के रूप में होना चाहिए, तो केवल 5 के रूप में है, चाहे केवल 2 के रूप में है, चाहे दोनों रहे, यानी 2 5 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, केवल क्या है 5 है। एक और मतलब कि पूर्णतः ही कट जाएगा, एक मतलब क्या कहेंगे, करके शांत दशमलव प्रसार कहेंगे, क्या कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, दशमलव के बाद में कोई संख्या फिक्स रहता है, यानी कि पूर्णतः कट जाता है। दशमलव में कटेगा लेकिन पूर्णतः कट जाएगा, तो क्या कहेंगे शांत। दशमलव में अगर आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा और एक ही संख्या बार बढ़ता रहेगा तो क्या कहेंगे अशांत आवर्ती, ठीक है। चलिए अगला संख्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यक बताइए। शून्यक देखिए निकालने के लिए आप लोग एक बेहतरीन तरीका सीखिए। क्वेश्चन आपका है 3x² + 5x - 2, ठीक ना, इसका शून्यक निकालना है। ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा, कैसे बनेंगे देखिए। सबसे पहले देखेंगे x² का गुणांक कितना है 3, अचर वैल्यू कितना है -2, तो बताइए 3 से -2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा -6। फिर समझिए x² के गुणांक कितना है 3 है, अचर कितना है -2, 3 से -2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -6। अभी -6 को दो भाग में ऐसा तोड़ना है, जोड़ने घटाने पर कितना जाना चाहिए 5 आ जाना चाहिए, ठीक ना। अब बताइए 3 2 के रूप में तोड़ते हैं तो 5 तो आ जाएगा, 3 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन -6 नहीं आ पाएगा, ठीक ना। हम क्या करेंगे 6 में से 1 घटा देते हैं तो 5 आ जाएगा, 6 और -1। अगर हम 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा, और 6 से -1 से गुणा करेंगे तो -6 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए x² के गुणांक 3 है, अचर है -2, 3 से -2 से गुणा करेंगे -6, -6 को दो भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, बीच वाला वैल्यू आना चाहिए। तो बताइए 6 में से अगर 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, +5, और 6 से -1 से गुणा करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब देखिए एक दो संख्या 6 और -6, यही आपका शून्यक नहीं हुआ। अब क्या करना है कि इसका चिन्ह बदल के लिखना है, तो +6 तक लिखेंगे -6, +6 है तो -6, हम -1 है तो +1 लिखेंगे, ठीक है। 6 है तो -6 चिन्ह बदल के लिखना है। और दूसरा क्या करना है कि जितना x² के गुणांक रहेगा, x² के गुणांक से इसमें भाग दे देना है, ठीक है ना। x² के गुणांक कितना है 3, 3 से दोनों पद में भाग दे देना है। 3 से 6 कट जाएगा कितना बार में, 3 से 6 कटाइएगा 2 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2, 1/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक हो जाएगा -2, एक हो जाएगा 1/3। देखो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन है 3x² + 5x - 2, x² के गुणांक कितना है 3, अचर है -2, 3 से -2 से गुणा करेंगे -6, -6 को दो भाग में इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 5 आ जाए। तो 6 में से अगर हम 1 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब दोनों को चिन्ह बदल के लिखना है, +6 है तो -6 लिखेंगे, +1 है तो सॉरी -1 है तो +1 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि x² का जितना गुणांक रहेगा, मतलब x² में जितना से गुना है से भाग दे देना है। तो -6/3, 1/3, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में तो हो जाएगा -2, हो जाएगा 1/3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योगफल बताइए। किसी बहुपद के देखिए शून्यकों का योगफल का होता है द्विघात बहुपद के अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए। देखिए इसको इस रूप में लिखा जाता है, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक ना। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं और चर को कहते हैं सी। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए। अब माइनस का माइनस, बी का मान कितना है 7 है, अब बटा में ए का मान कितना है कुछ नहीं है तो 1 है। आंसर कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, -7। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। शून्यकों के गुणनफल का होता है अल्फा इंटू बीटा हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में, ठीक है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है कि द्विघात बहुपद बराबर का होता है, देखिए जब योगफल गुणनफल दिया रहता है द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सब याद रखना है, ठीक है। अब देखिए एक और एक फॉर्मूला तो अभी देख लीजिए, 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में सी। 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर कितना होता है माइनस बी बटा में सी। इसमें आपको ये क्वेश्चन हल करना था तो आंसर हो जाएगा -7, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो शून्यकों का गुणनफल अभी तुरंत बताए हैं, देखिए एक के इस रूप में लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। तो शून्यकों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर का होता है सी बटा में ए होता है। अब बताइए सी के मान कितना है -4 है तो क्या लिखेंगे -4, अब बटा में ए का मान कितना है एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं तो ए का मान है 3, तो आंसर हो जाएगा आपका -4 बटा में 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नांकित में कौन सा युग्म असहभाज्य संख्या है, ठीक ना। सहभाज्य संख्या कौन कहलाता है, सहभाज्य संख्या वही कहलाता है जिसका एचसीएफ दो संख्याओं का एचसीएफ यदि एक आता है तो क्या कहते हैं सहभाज्य संख्या, ठीक ना। जिन दो प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ एक है क्या कहेंगे सहभाज्य संख्या। अब बताइए 14 और 35 है तो दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 7 से कटेगा ना, दोनों एचसीएफ 7 हो जाएगा, इसका मतलब सहभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए 31 है 93 है तो 31 में 93 कट जाएगा 3 बार में, इसका मतलब ये भी सहभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए 18 25 कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को कटा दे, दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, यानी कि सहभाज्य संख्या ये हो जाएगा आपका। अब देखिए 32 62 दोनों संख्या 2 से कट सकता है, इसका मतलब ये भी सहभाज्य संख्या नहीं है, तो सहभाज्य संख्या कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, करेंगे पाई है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान रियल वैल्यू 22/7 नहीं होता है, ठीक ना। पाई कैसी गणितीय क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पाई का मान 22/7 रख देते हैं। हालांकि 22 अगर 7 पूछेगा तो 22/7 का है तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई पूछेगा तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत दशमलव प्रसार के लिए बताया गया है, पहले आपको कटा के चेक कर लेना है, अगर कट रहा है तो सही है, नहीं कटेगा तो जो हर में रहता है उसका जो गुणनखंड होना चाहिए केवल 2 और 5 होना चाहिए, तो क्या कहेंगे शांत। 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो अशांत कहेंगे। क्या बताइए 91 है 13 7 91, 13 7 आ जा रहा है, कटेगा नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है। 80 तो 80 के 19 के 80 तो नहीं कटेगा, तो 80 के अगर हम तोड़ते हैं 80 के तोड़ेंगे तो बताइए कि 10 में 8 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा 10 गुना 8। अच्छा देखिए 80 के तोड़िएगा 2 से 40 बार में, फिर 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, केवल 2 और 5 आ रहा है, एक मतलब कि शांत हो जाएगा कौन ऑप्शन नंबर। ये वाला अगर हम तोड़ते हैं तो 45 है तो 9 5 45 तो 9 आ जा रहा है ना, एक मतलब ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 7 से 6 से गुना करेंगे तो 42 आ जाएगा, तो 7 आ जा रहा है अलग संख्या, ये भी शांत नहीं है। शांत कौन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। शांत के लिए क्या होना चाहिए, अगर पहले देख लेना है कि आंसर हर कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अगर कटेगा तो कटा लेना है, नहीं कटेगा तो हर में जितना वैल्यू दिया रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करना है, उसमें केवल 2 और 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 आ रहा है तो क्या कहेंगे शांत, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आएगा तो वो शांत नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा अशांत कहलाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आपका है पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 हो तो पी माइनस एक का मान बताइए। तो पी माइनस एक, देखिए एक्स के जवाब कितना रखा गया है माइनस एक, पी के जवाब पी है लेकिन एक्स के जवाब पे माइनस एक है, तो जहां जहां एक्स रहेगा जो हमको कितना रख देना माइनस एक, तो एक्स के स्क्वायर यानी कि माइनस वन के स्क्वायर माइनस दो गुना एक्स के जवाब पे देना माइनस एक और माइनस तीन, माइनस एक के स्क्वायर एक होता है, माइनस माइनस प्लस दो हो जाएगा और माइनस तीन, एक का दो तीन, तीन से तीन घटेगा जीरो, यानी कि आपका नंबर कौन हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि यदि किसी बहुपद के शून्य माइनस दो तथा माइनस तीन है तो बहुपद बताइए। यदि किसी बहुपद के शून्य को दिया है माइनस दो तथा माइनस तीन है तो बहुपद आपको बताना है कि बहुपद कौन सा होगा। तो देखिए आपको बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला बताया है एक्स स्क्वायर, बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो दो को शून्य दिया है तो एगो के अल्फा मान लेना है, अल्फा बराबर माइनस दो, एगो के बीटा मान लेना है, बीटा बराबर माइनस तीन, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना माइनस दो और प्लस बीटा का मान कितना माइनस तीन, तो प्लस माइनस माइनस तीन लिख दे रहे हैं, एक प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि माइनस दो गुना माइनस तीन। ठीक ना, देखिए एक बार आप समझिए, शून्य को दो को दिया है तो वो अल्फा मानेंगे ओके बीटा मानेंगे, तो आपसे कह रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान है माइनस दो और प्लस माइनस रखिएगा तो माइनस से तीन हो जाएगा, तो एक्स प्लस अल्फा का मान माइनस दो इंटू बीटा का मान माइनस तीन, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब माइनस दो माइनस तीन होता है माइनस पांच ले माइनस गुना हुआ तो कितना हो जाएगा प्लस पांच हो जाएगा, तो प्लस पांच एक्स माइनस माइनस प्लस तीन दूनी के छह, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस छह। ऑप्शन नंबर देखिए कौन है, ऑप्शन नंबर डी है, एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस छह। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर है 90 डिग्री, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर है 90 डिग्री, तो साइन कोण बी ए सी का मान बताइए। अगर कोई भी त्रिभुज के अगर एक कोण अगर 90 डिग्री का आ जाता है का मतलब कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। किसी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री होता है तो कैसा त्रिभुज हो जाता है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आपको पार लेना है, समकोण त्रिभुज पार लेना है। देखिए कोण कहां पर 90 डिग्री है, बी पर, जौन बीचा में रहता है एक और मतलब कोण वही बन रहा है, तो ए बी सी है ना, बी में बी कहाँ है बीच पे है, एक और मतलब कोण कहां पर बन रहा है, बी पे बन रहा है, या लिखेंगे बी, बाकी या लिख दीजिए ए, या लिख दीजिए सी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि साइन बी ए सी का मान बताइए, तो कोण देखिए बीच में कहां पर है, ए पर है, कोण कहां पर है ए पर, यानी कि ये वाला कोण का मान पूछा है ना। देखिए कोई भी कोण दिया रहता है, कोण के जस्ट सामने वाला लंब कहलाता है, कोण के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। सबसे जो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है, सबसे जो बड़ी भुजा होता है वो कहते हैं कर्ण कहते हैं, और जहां पर कोण बन रहा है वो जस्ट बगल में क्या कहलाता है, आधार कहलाता है, क्या कहलाएगा, आधार। सामने वाला हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। आपसे कह रहे हैं कि साइन कोण बी ए सी का मान बताइए, बी ए सी कोण बी ए सी, कोण ए पे बन रहा है, कोण ए के लिए लंब हो जाएगा ये, कर्ण हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ये। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। बताइए लंब का वैल्यू कितना है, लंब का जवाब कितना है, बीसी है, लंब कितना है बीसी है, कर्ण कितना है एसी, क्या हो जाएगा बीसी बटा में एसी, बीसी बटा में एसी। देखिए बीसी बटा में एसी कहां पर है, बीसी बटा में एसी, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, मुझे समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि त्रिकोणमितीय अनुपात cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। देखिए एक फॉर्मूला होता है लाल बटा में काका, याद करने का तरीका होता है लाल बटा में काका, ये होता है साइन cos tan के लिए, साइन cos tan, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। अब देखिए काका बटा में लाल होता है के ए बटा में एल ए एल,
अब बताइए साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, ठीक ना। यानी कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब। आपसे क्या पूछा गया? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा में कर्ण, यानी ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में लंब बटा में आधार कि कौन बराबर होता है? तो लंब बटा में आधार क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। अगला सवाल आपका है कि निम्नांकित में कौन इकाई के बराबर नहीं है? इकाई के बराबर का मतलब कि एक के बराबर नहीं है। तो साइन के विपरीत होता है कॉसेक, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान एक, बिल्कुल सही है। कॉस के विपरीत होता है सेक, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है? एक, ये भी सही है। टेन के विपरीत होता है कॉट, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है? एक। लेकिन साइन थीटा इंटू टेन थीटा का मान एक नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। इसका मान इकाई नहीं है, इसका मतलब एक के बराबर नहीं है। तो साइन के विपरीत होता है कॉसेक, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान एक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान एक, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान एक। तीनों का मान कितना आ रहा है? एक आ रहा है, इसका मतलब इकाई के बराबर है। इकाई के बराबर कौन नहीं होगा? साइन थीटा इंटू टेन थीटा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन इकाई के बराबर है? मैंने किसका मान एक के बराबर होगा? देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। सॉरी, निम्नांकित में कौन इकाई के बराबर है, मतलब किसका मान एक के बराबर होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, एक मतलब कि इसका मान एक के बराबर नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक के बराबर नहीं होगा, क्योंकि प्लस में फॉर्मूला होता है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला नहीं होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, बराबर एक। वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। देखिए एक तीन गो फॉर्मूला होता है। पहला नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, तो वैल्यू एक होता है। दूसरा नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रहेगा, तो वैल्यू कितना होगा? एक होगा। तीसरा एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना? एक। याद किसे रखेंगे? ये तो आपको याद रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक। दूसरा नंबर की कॉसेक में से आपको कॉट घटाना है, यानी सी वाला में से सी वाला घटाना है, तो बड़ा वाला में से छोटा घटाना है। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना? एक। जो कॉसेक नाम पढ़ रहे थे हम सेक आ रहा है, याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना? एक। इसमें एक क्या ही वाला एक और था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान एक होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान एक होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान एक होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि कॉस थीटा बराबर है 5/13, तो कॉसेक थीटा का मान बताइए। तो बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर दिया है 5/13। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। और जबकि कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब। तो बताइए कर्ण जानकारी है, आधार जानकारी, तो बताइए लंब बराबर क्या हो जाएगा? लंब बराबर हो जाएगा फॉर्मूला रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर अब माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। बताइए कर्ण का वैल्यू कितना है? 13 है, तो 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर होता है 169। 169 में से 25 घटेगा, कितना हो जाएगा? 144। 144 के वर्गमूल कितना? 12। यानी लंब का वैल्यू कितना आ गया? 12 आ गया। और तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा में लंब होता है। कर्ण बटा में लंब। कर्ण का वैल्यू कितना है? 13 है, लंब का वैल्यू कितना है? 12। अगर आप एक ट्रिपलेट याद करना चाहते हैं तो ट्रिपलेट भी होता है 5 12 13 के। तो पहले से मालूम है 5 13 है, तो कितना हो जाएगा? 12। यानी कर्ण बटा में लंब, यानी 13/12 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये भी फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय वाला आप लोग याद किए होंगे। कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और सबसे बड़का का मान पूछेगा तो दोनों छोटा भाई का जोड़ देना है। आधार बराबर रहेगा था, आधार बराबर रूट अंडर
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक ना। देखिए अगर बड़का का मान पूछेगा तो दोनों छोटका के क्या कर देना है, जोड़ के बता देना है। अगर दोनों में से कोनो छोटका का पूछा तो बड़का में से घटा के बताना है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि संपूर्ण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपका है कि यदि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा तो थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा में दोनों का मान कोण में बराबर होता है तो 45 डिग्री का मान होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। अगर आपको बनाना होगा तो कैसे बनेगा ये भी देख लीजिए। साइन थीटा बराबर कितना दिया है, कॉस थीटा दिया है। अब दोनों में या तो साइन रहेगा तो खत्म होगा या तो कॉस रहेगा तो खत्म होगा। तो साइन के साइन लिखेंगे। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा की जगह पर साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब बताइए साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। माइनस थीटा आने जाएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा। और थीटा प्लस थीटा बराबर कितना, 90। तो 2 थीटा बराबर कितना, 90। 2 से कटेगा कवर में कट जाएगा 45 बार में, इसलिए थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। उम्मीद समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है। संपूर्ण त्रिभुज में समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। जहाँ पर थीटा कोण बनेगा तो थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है, थीटा के सामने वाला लंब कहलाएगा। जो ना पे थीटा टिका हुआ रहता है कहते हैं आधार कहते हैं। नहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्ण कहलाएगा, ठीक ना। संपूर्ण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो सेक 60 डिग्री की याद करने से पहले आपको cos 60 का मान याद होना चाहिए। 60 डिग्री का मान होता है 1/2। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो cos का उल्टा सेक होता है ना, cos का उल्टा सेक, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। यानी कि सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। और सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 होता है। कि cos 30 का मान होता है √3/2। तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगी। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन कहलाता है, जो 90 डिग्री के सामने होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, कौन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कौन। ये ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो पाइथागोरस त्रिक कौन कहलाता है, जो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना है, सबसे बड़ी भुजा है 5, 5 के स्क्वायर कितना 25, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 9 कितना 25। एक मतलब पाइथागोरस त्रिक है। देखिए सबसे बड़ी भुजा देखना है, सबसे बड़ी भुजा कितना है 5। तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 के स्क्वायर कितना 25, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, 16 9 कितना 25। एक मतलब कि सही है, पाइथागोरस त्रिक है ये। अब देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन है, 13 है। 13 के स्क्वायर होता है 169, 13 के स्क्वायर कितना है 169। 5 के स्क्वायर 25, 12 के स्क्वायर 144, 144 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। तो मतलब ये भी है। 29 के स्क्वायर देखिए था, 29 के स्क्वायर कितना होता है, 29 के स्क्वायर कर देंगे। देखिए स्क्वायर वर्ग कैसे किया जाता है ये भी सीख लीजिए। 9 के 9 दूनी के सॉरी 9 के स्क्वायर कितना, 9 9 81, 81 के 81 लगेगा 8, 2 9 18, 18 दूनी के 36, 36 4 40 4 44 के 4 हासिल लगा 4, 2 के स्क्वायर 4 4 8 यानी 841 आ जाएगा। बताइए 20 के स्क्वायर कितना होता है 400, 20 के स्क्वायर हो जाएगा 400, 21 के 441 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 841, यानी कि ये भी सही है, ठीक है। अब देखिए 26 के स्क्वायर कितना होता है, 25 के 625 होता है और 676 होता है, 676। 24 को हो जाएगा 576, 7 को होता है 49, 9 6 15 के 5 में चलेगा 1, 7 4 11 12 के 2 से लगा 1 5 1 6, यानी कि 625 आ रहा है। और 26 के स्क्वायर कितना होता है 676 होता है, यानी कि पाइथागोरस त्रिक कौन नहीं है,
तो ऑप्शन नंबर डी पाइथागोरस ट्रिक नहीं, ठीक ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार के त्रिभुज से संबंधित है? पाइथागोरस प्रमेय किस पे लगता है? तो समकोण त्रिभुज पे लगता है। कौन है? समकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी त्रिभुज ए बी सी में बी के द्वारा कौन सी भुजा निरूपित होती है? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बी के द्वारा कौन सी भुजा निरूपित होती है? ए बी सी में जो कोण है एक खातिर स्मॉल बी लिखा गया है। तो देखिए कोण के सामने वाली भुजा होता है, कोण के सामने वाली भुजा कौन है? बी सी है। कोण के सामने वाली भुजा कौन है? सॉरी ए सी। बी के सामने कौन सी भुजा है? ए सी। तो कौन हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। सी ए कही चाहे ए सी कही, किसी त्रिभुज ए बी सी में बी के द्वारा कौन सी भुजा निरूपित होती है? तो सी ए, सी ए चाहे ए सी कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताइए। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट अंडर 3/2। साइन 60 का मान रूट अंडर 3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर का देना है प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉस 30 का मान होता है रूट अंडर 3/2। कॉस 30 का भी मान कितना होता है? रूट अंडर 3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर का देना है। रूट 3 के स्क्वायर 3 है, 2 के स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 के स्क्वायर 3 है, 2 के स्क्वायर 4। अगर हर बराबर है तो अंश को जोड़ा जा सकता है। 3 और 3 कितना? 6/4। हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6, यानी कि आंसर हो जाएगा 3/2। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो देखिए चतुर्थांश के लिए समझिए आप लोग। इसको कहते हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्स डैश होता है वाई वाई डैश, ठीक ना। यहाँ से चतुर्थांश स्टार्ट होता है। इसको कहेंगे पहला चतुर्थांश, होता है आपका दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। इससे बहुत सारा सवाल बनता है बोर्ड एग्जाम, ठीक ना। देखिए एक अक्ष पे होता है पॉजिटिव होता है, एक अक्ष पे ऋणात्मक होता है, ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे होता है निगेटिव। अगर हमको पहला चतुर्थांश में जाना है तो कोई भी देखिए निर्देशांक लिखा जाता है। निर्देशांक जो लिखा जाता है एक्स कॉमा वाई के रूप में लिखा जाता है। कोई भी निर्देशांक बिंदु किस रूप में लिखा जाता है? एक्स कॉमा वाई, यानी पहले एक्स का मान तब वाई का मान। तो बताइए एक्स का मान ये क्या है? पॉजिटिव बन रहा है, एक्स का मान पॉजिटिव बन रहा है, वाई का मान पॉजिटिव बन रहा है, तो प्लस प्लस हो जाएगा। पहले एक्स का मान रखना है, तो एक्स का मान जब निगेटिव बन रहा है और ऊपर पॉजिटिव बन रहा है तो माइनस प्लस हो जाएगा। तीसरा का चतुर्थांश में देखिए एक्स का मान निगेटिव बन रहा है और वाई का मान निगेटिव बन रहा है तो माइनस माइनस हो जाएगा। चौथा में देखिए एक्स का मान पॉजिटिव बन रहा है और वाई का मान निगेटिव बन रहा है तो प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं 3, -4 किस चतुर्थांश में है? तो देखिए प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस कौन में है? प्लस माइनस चौथा में है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा ये वाला, ठीक ना। बहुत बढ़िया सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो मूल बिंदु देखिए कौन होता है? मूल बिंदु जो होता है दो अक्षों को प्रतिच्छेद करने वाला जो बिंदु होता है वह कहते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होता है 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि मूल बिंदु से बिंदु 5,12 की दूरी बताइए। तो मूल बिंदु से नापी गई दूरी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स निर्देशांक बोला कि एक्स स्क्वायर और वाई वाला खाते वाई स्क्वायर। तो लिखेंगे रूट अंडर एक्स का मान कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर प्लस वाई का मान कितना है 12, तो 12 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर होता है 25, 12 के स्क्वायर होता है 144। 25 144 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 169। 169 का वर्गमूल कितना? 13, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के नियामक 8,0 हो तो वाई अक्ष से उस बिंदु की दूरी बताइए। देखिए एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के नियामक 8,0 है, तो 8,0 का मतलब कि एक्स का मान 8 है, वाई का मान 0। तो एक्स अक्ष पर कहीं बिंदु होगा क्या? मान के लिए यहाँ पर बिंदु है 8,0, 8,0, ठीक ना। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के नियामक दिया है 8,0 है, तो वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी बताइए। तो वाई अक्ष वाला जैसे कितना दूरी पर है? 8 दूरी पर है, 8 इकाई दूरी पर है। कितना दूरी पर है? 8 इकाई की दूरी पर। तो देखिए वाई अक्ष से मापी गई दूरी एक्स निर्देशांक होता है, समझिए
y अक्ष से मापी गई दूरी x निर्देशांक और x अक्ष से मापी गई दूरी y निर्देशांक। जब हम x से नापेंगे तब ना y को नापेंगे, y से नापेंगे तो x के नापेंगे। अब बताइए कि y अक्ष से नाप रहे हैं तो किसको नापेंगे, x को। तो x वाला निर्देशांक कितना है, 8 है। कितना हो जाएगा, 8 इकाई हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 इकाई। अगला प्रश्न आपका है, किसी वृत्त में व्यास के शीर्ष के नियामक 3,4 5,6 हो तो उसके केंद्र का निर्देशांक बताइए। देखिए ये आपका वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, वृत्त का केंद्र, केंद्र से जो गुजरता है क्या कहते हैं, व्यास। तो जो वृत्त का जो व्यास दिया हुआ है, व्यास के देखिए शीर्ष, व्यास के शीर्ष का नियामक कितना दिया, 3,4 3,4 है, एगो आपका है 5,6, एगो 3,4 एगो 5,6 है। तो क्वेश्चन में पूछा गया उसके केंद्र का निर्देशांक बताइए, इस केंद्र का निर्देशांक बताना है। तो अब केंद्र जो होता है ये दोनों के मध्य बिंदु होता है, ठीक ना, दोनों के मध्य बिंदु होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या का लगेगा, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या का लगेगा, दोनों त्रिज्या का होती है, बराबर होती है, एक मतलब मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2 बटा में 2, यानी कि देखिए इसमें जो x1 है एक में x2 है, एक कहेंगे देखिए x1 y1, इसको कहेंगे x2 y2। तो x1 + x2 बटा में 2 यानी कि 3 और 5 8, 8 बटा में 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और y1 + y2 बटा में 2 यानी कि 4 और 6 कितना 10, 10 बटा में 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 4,5। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2, ठीक ना। तो 3 और 5 जोड़ेंगे 8, 8 बटा में 2 कितना 4, 4 और 6 10, 10 बटा में 2 कितना 5, यानी कि 4,5। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि बिंदुओं x, y तथा -x, -y के बीच की दूरी बताइए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी की फॉर्मूला होता है, देखिए देखो यहाँ पर बिंदु है x, y है, तो यहाँ पर है -x, -y है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी की फॉर्मूला होता है x2 - x1 के स्क्वायर, x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर, यानी कि x2 में से x1 घटा के बताना है, y2 में से y1 घटा के बताना है, एक स्क्वायर कर देना है। तो x2 का मान कितना है, -x है, माइनस x1 का मान कितना है, x के स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, -y है, माइनस y1 का मान कितना है, y है, ये स्क्वायर। देखिए x2 - x1 के स्क्वायर, तो x2 का मान है -x, x1 का मान है 1, तो -x के पावर 2 प्लस y2 का मान है -y, माइनस y1 का मान है y के स्क्वायर। मतलब -x कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा, -2x के स्क्वायर प्लस एगो y दूगो y, तो -2y के स्क्वायर, -2y के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए साहब तो लिख सकते हैं, बताइए -2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x के स्क्वायर प्लस 4y के स्क्वायर। दोनों में से अगर हम जब कॉमन निकाल लेते हैं 4, तो यदि कॉमन निकाल लिया जाएगा, 4 कॉमन निकालिए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, यानी 2√x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2√x स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। ये समझ में आ गया आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का व्यापक रूप बताइए। तो x अक्ष के लिए कोई निर्देशांक होता है x, 0 होता है, और y अक्ष के लिए होता है 0, y। x अक्ष के लिए x, 0, और y अक्ष के लिए 0, y, ठीक है। क्वेश्चन करें x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का व्यापक रूप का होता है x, 0 होता है। अगला क्वेश्चन है किस चतुर्थांश में भुज धनात्मक किंतु कोटि क्या होता है, ऋणात्मक होता है। देखिए किसी बिंदु का निर्देशांक होता है x, y, x, y। x आपका होता है भुज, x का होता है भुज होता है, x होता है भुज, y होता है कोटि, ठीक ना। देखिए किसी बिंदु का निर्देशांक होता है x, y, ठीक ना। इसको कहते हैं भुज, इसको कहते हैं कोटि। याद कैसे करेंगे, तो पहले क्या होता है भुज तब कोटि, ठीक ना।
पहले कौन होगा भुज, बाद में कौन होगा कोटि। पहले भुज को देखिए भुज फिर कोटि। कह रहा है कि किस चतुर्थांश से भुज धनात्मक होता है, भुज कैसा होगा धनात्मक और कोटि कैसा होगा ऋणात्मक, कोटि ऋणात्मक। तो बताइए प्लस माइनस कौन चतुर्थांश में होता है, देखिए पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरा का में माइनस प्लस, तीसरा का में माइनस माइनस और चौथा में प्लस माइनस होता है। कौन चतुर्थांश में हो जाएगा, चौथा में हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि शीर्ष 0,0, 3,0 तथा 0,4 से बने त्रिभुज के परिमिति बताइए। परिमिति का मतलब होता है कि सभी भुजाओं का जोड़, है ना, सभी भुजाओं का जोड़ना है। तो बताइए 0 0 कहाँ निर्देशांक बनेगा, 0 0 हो जाएगा। 3,0 यानी x का मान 3 y का मान 0, तो 3,0 इधर कहीं होगा। 0,4 यानी x का मान 0 y का मान 4, इधर कहीं होगा 0,4। अब इसको इसे मिला दीजिए, वह करेंगे मिला देंगे। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, 3 इकाई हो गया। यहाँ से यहाँ तक दूरी 4 इकाई हो गया। तो जो इसका समकोण त्रिभुज बन रहा है तो 3 है 4 है 5 है। तो बताइए समकोण त्रिभुज में एक कर्ण हो गया। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 प्लस 3 के स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 के वर्गमूल कितना 5, यानी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब परिमाप का मतलब कि सभी भुजाओं को जोड़ देना है। तो 3 और 5 8, 8 4 कितना 12, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि बिंदु 3,5 की एक अक्ष से दूरी बताइए। तो एक अक्ष से मापी गई दूरी y निर्देशांक होता है, एक अक्ष से मापी गई दूरी y निर्देशांक। तो y निर्देशांक कितना है 5, तो आंसर हो जाएगा 5। एक अक्ष से मापी गई दूरी y निर्देशांक, तो y निर्देशांक कितना है 5 है। तो एक अक्ष से मापी गई दूरी कितना है 5 इकाई है। अगला सवाल है आपका कि यदि बिंदु -3, तथा 1, B+4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक दिया है -1,1, तो बी का मान बताइए। देखिए कोई बिंदु है, यह है -3, है, यहाँ पर बिंदु है 1, B+4 है। दोनों के लिए मध्य बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर -1,1 है, -1,1 है। तो आपसे कह रहे हैं कि बी का मान बताइए। तो देखिए बी कहाँ पर है, y1 y2 के जगह पे है। बताइए मध्य बिंदु का अब 116 से तो कोई मतलब नहीं है, अब मेन है हमको y वाला से। तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा में 2 होता है ना, तो b प्लस y1 के जगह पे b, y2 के जगह पे b+4, तो y1 प्लस y2 बटा में कितना 2, अब बराबर कितना है y का मान 1 है। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है y1 प्लस y2 बटा में 2, x1 प्लस x2 बटा में 2। x1 x2 से तो मतलब नहीं है, x1 वाला समान दिया हुआ है। अब बताइए 2x गुना पहले 2 एगो बी कितना होगा, 2 बी प्लस 4 बराबर कितना 2 एकम 2, प्लस 4 होने जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो 2b बराबर हो जाएगा 2 - 4, 2 में से 4 घटेगा -2, 2b बराबर -2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, यानी b का मान कितना हो जाएगा -1, b का मान कितना हो जाएगा -1 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बिंदुओं 7, -4 तथा -5,1 के बीच की दूरी बताइए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी की फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। दो बिंदु दिया है, मान के लिए एगो x1 y1 है, एगो x2 y2 है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होता है रूट अंडर x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। तो बताइए x2 का मान कितना है, x2 का मान दिया है -5, अब माइनस x1 का मान कितना है 7 होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 1, अब माइनस y1 का मान कितना है -4, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। माइनस होता है या माइनस पहले ही से दिया है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। बताइए -5 -7 कितना होता है -12, तो -12 के स्क्वायर प्लस कितना 5 के स्क्वायर, तो -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, प्लस 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, 144 25 कितना 169, 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। देखिए -5 अब -7 कितना हो जाएगा -12, -12 के स्क्वायर 144, अब प्लस 1 अब माइनस माइनस प्लस 4, तो 1 4 कितना हो जाएगा 5, 5 के स्क्वायर 25, 144 25 कितना 169, 169 का वर्गमूल
13। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है कि मूल बिंदु से x, y के बीच की दूरी बताइए। तो मूल बिंदु से नापी गई दूरी के फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई निर्देशांक दिया है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगला प्रश्न आपका है कि किस चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक और कोटि धनात्मक होता है। तो भुज कौन कहते हैं, देखिए एक्स कमा वाई, ये पहले वाला भुज होता है, बाद वाला कोटि होता है, क्या कहते हैं भुज, पहले भुज तब कोटि, पहले हो जाएगा भुज फिर बाद होगा कोटि। अब देखिए इस चतुर्थांश में प्लस प्लस, एक्स के मान माइनस वाई के मान प्लस, ऐसे याद रखना है, एक्स के मान माइनस वाई के मान माइनस, तो माइनस माइनस, इसमें देखिए एक्स का मान प्लस वाई का मान माइनस। कह रहा है कि भुज का होना चाहिए ऋणात्मक होना चाहिए, भुज ऋणात्मक होना चाहिए यानी कि माइनस, और कोटि का होना चाहिए धनात्मक। तो बताइए माइनस प्लस देखिए कौन सा चतुर्थांश है, तो माइनस प्लस है दूसरा का में, यानी कि आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है कि सभी वृत्त तथा वर्ग होते हैं। तो सभी वृत्त चाहे वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त वर्ग कैसे होते हैं, समरूप। सभी वृत्त तथा सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक ना। अगर एक समान वृत्त रहेंगे तो सब सर्वांग सम हो जाएंगे, अगर एक समान वर्ग रहेंगे मतलब कि एक समान भुजा वाले वर्ग रहेंगे तो क्या कराएंगे, सर्वांग सम कराएंगे। ऐसे कोई भी वर्ग दिया रहेगा तो समरूप कहलाएगा, ऐसे कोई भी वृत्त दिया रहेगा तो समरूप कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ज्यामितीय चित्र जिनकी आकृतियां समान होती है किंतु आकार भिन्न भिन्न होते हैं। आकृति मतलब देखने में सब एक जैसा है, लेकिन क्या होगा ओकर आकार जो होता है भिन्न भिन्न रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे, ठीक ना। आकृतियां एक समान हो लेकिन आकार का रहेगा भिन्न भिन्न रहेगा, तो क्या कहेंगे, देखने में बड़ा छोटा रहे लेकिन एक जैसा रहे, क्या कहेगा, समरूप कहलाएगा। और दोनों अगर एक समान रहता है, आकृति भी समान रहे और आकार भी समान रहे, तो क्या कहेंगे, सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, सुनिए, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। किस प्रमेय का कथन है, थेल्स प्रमेय, ठीक ना। करें कि यदि किसी त्रिभुज में एक ही भुजा के समांतर, ये भुजा के समांतर मान के लिए यहाँ से एक रेखा खींचा गया तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। कहने का मतलब है, देखिए अगर मान के लिए अगर हम त्रिभुज ए बी सी लिखे हैं, त्रिभुज ए बी सी, अगर बीसी के समांतर भुजा रेखा है डीई, ठीक ना। पर किसी त्रिभुज के एक ही भुजा के समांतर यदि कोई रेखाखंड खींची जाए, एक ही भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। कहने का मतलब है कि ये हो जाएगा ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी, ए डी बटा में डी बी या ए ई बटा में ई सी, एक समान अनुपात में विभाजित होता है। किसने कहा था, थेल्स ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थेल्स प्रमेय। अगला सवाल है आपका, त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर है बीसी के, डीई समांतर है बीसी के। सबसे पहले वो त्रिभुज पार लीजिए, फिर त्रिभुज ए बी सी हो गया, अब बीसी के समांतर, बीसी हो गया तो बीसी के समांतर क्या लिखेंगे, डीई, बीसी के समांतर कितना है, डीई है। ए बी और ए सी को क्रमशः ए बी, तो ए बी को बिंदु डी पर और ए सी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए ए बी को बिंदु डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करता है, तो ए डी बटा में डी बी का मान बताया, तुरंत बताया गया था उस प्रमेय से कि जो भुजाएं होती है एक समान अनुपात में होती है। तो ए डी बटा में कितना है, डी बी है, ए डी बटा में डी बी, यानी कितना है, ए ई बटा में ई सी हो जाएगा, बराबर ए ई बटा में ई सी। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ई बटा में ई सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया थेल्स प्रमेय से। अगला सवाल आपका है कि त्रिभुज ए बी सी, देखिए इस प्रकार से एक होता है, क्या कहते हैं, समरूप, क्या कहते हैं, समरूप। त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ के समरूप है। देखिए त्रिभुज ए बी सी है, इसके समरूप है, मतलब एकदम सेम टू सेम एक जैसा चित्र है, कौन, डी ई एफ। त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ई एफ के। देखिए समरूप रहता है तो कोण ए डी के बराबर होता है, बी ई के बराबर होता है, सी एफ के बराबर होता है, मतलब कि पहिलका के बराबर, दूसरा का के बराबर, तीसरा का के बराबर। अब करे कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, बी ए सी कोण कहां पर बन रहा है, ए पे बन रहा है। कोण बी ए सी और ई डी एफ, ये दोनों कोण का है, आपस में बराबर है। ये वाला कोण, ये कोण दोनों आपस में का है, बराबर है। तो करे ए बी बटा में ए सी, तो देखिए जो समरूप त्रिभुज होते हैं तो समरूप त्रिभुज के जो भुजाएं होती है एक समान अनुपात में होती है, ठीक ना। समरूप त्रिभुज की
जो संगत भुजाएं होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं एक समान अनुपात में होती है। संगत भुजा का मतलब होता है साथ में रहने वाला भुजा। देखिए संगत भुजा कौन हो जाएगा, जैसे ए बी के संगत कौन हो जाएगा, डीई हो जाएगा। बीसी के संगत कौन हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। एसी के संगत कौन हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। ठीक ना, क्या कहते हैं, संगत भुजा है। और संगत कोण कौन बनेगा, पहिलका पहिलका के बराबर हो जाएगा, दूसरा का के बराबर होगा, तीसरा का के बराबर हो जाएगा। ठीक ना, एक संगत कोण कहते हैं। और संगत भुजा मालूम चल गया। और एक ए बी बटा में ए सी, देखिए ए से बी, ए बी बना है, ए से शुरुआत हुआ है ना, ए से ए बी, ए से ए सी, ए से ए बी, ए से ए सी, इन्हें हम शुरुआत करेंगे। डी से डी ई, डी से डी एफ, ए से ए बी, ए से ए सी, ए बी बटा में सी हो गया, डी से डी ई बटा में डी एफ, क्या हो जाएगा, डी ई बटा में डी एफ, डी ई बटा में डी एफ। देखिए कहाँ है, डी ई बटा में डी एफ। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर है बीसी के। देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया सब सवाल है, समझिएगा तो एकदम आसान है, नहीं समझिएगा तो बहुत मुश्किल लगेगा सब सवाल। त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी में बीसी के समांतर कितना है, डीई है। बीसी के समांतर कितना है, डीई। अब देखिए एडी बराबर कितना, एडी बटा डीबी का मान दिया है 3 बटा में 5, तो एडी का मान कितना है, 3 है, और डीबी का मान कितना है, 5 है। लेकिन एक में एसी का मान दिया है, टोटल मान दिया हुआ है, ठीक ना। एसी का मान कितना दिया है, 5.6 दिए हैं, 5.6। हमसे पूछा गया है कि ए ई का मान बताइए। इसमें भी देखिए हम लोग थेल्स पर में यूज कर देंगे, तो ए ई हमको निकालना है ना, तो ए ई बटा में कितना लिख देंगे, ए सी। देखिए ए से लेकर ए ई बटा में टोटल, ए से लेकर ए ई बटा में टोटल, उसे लिखेंगे ए से बटा, ए से ए डी, जब लिखेंगे ए से ए डी, ए से टोटल ए बी। एक बार आप समझिए, देखिए ए ई का मान पूछा गया है, टोटल देके ए ई का मान पूछा गया है, ए ई बटा में ए सी, उसी प्रकार से ए से ए डी बटा में ए बी, ए डी बटा में ए बी, सबका मान रख दीजिए। ए ई का मान कितना है, कुछ नहीं है, तो ए ई की जगह पे ए ई लिखेंगे, बटा में ए सी का मान कितना है, 5.6 बराबर, मतलब ए से डी, ए डी का मान कितना है, 3 है, अब बटा में ए बी, तो ए से ए तक ना हो गया, तो बताइए 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8, तो 3 बटा में 8 हो जाएगा, 3 बटा में 8। तो बताइए 8 से 56 कट जाएगा, 8 7 56, यानी कि 0 कितना बार हो जाएगा, पहले कटा दिया जाता है, 8 7 56 कटेगा, तो एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ये ई बराबर कितना हो जाएगा, बताइए 7 ले 3 से गुना करेंगे, 7 के 21, 7 के 21, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 2 दशमलव कितना हो जाएगा, 1, 2.1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेरा समझ में आ गया होगा। इसका आसान तरीका और एक ये है, देखिए आसान तरीका, इतना मेहनत अगर नहीं करना चाहते थे आप कर सकते हैं। देखिए 3 5 8, 8 के कितना गुना है, 0.7 गुना है। देखिए समझिए, अगर आपको जल्दीबाजी में बनाना हो, एकदम तेजी से आप बना सकते हैं। कैसे, 3 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, टोटल का वैल्यू कितना है, 5.6, 8 7 56, यानी कि 0.7 गुना है। आपके इसका मान पूछा है, तो 3 7 21, यानी कि 2.1 हो जाएगा। ठीक ना, नहीं समझे, 3 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 के कितना गुना है, तो 0.7 गुना है, 8 7 56, यानी कि 0.7 गुना है। तो 3 के भी 0.7 कितना हो जाएगा, 2.1, 3 7 21, यानी 2.1 हो जाएगा। इसका मान निकालना होता है, 0.7 कर दीजिए, 5 7 35, यानी कि 3.5 हो जाएगा। बन गया, जिसका भी मान रहेगा निकाल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देते हैं। क्वेश्चन है कि यदि वृत्त की परिधि दिया है 88 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर बराबर कितना दिया है, 88। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, तो 2 गुना पाई का मान 22 बटा में 7, आर के मान, आर के जगह पे आर लिखना है, बट बराबर कितना 88। 22 ले 2 से गुना करेंगे 44, 44 दूनी के 88, आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 भागा में गुना में चल जाएगा, 2 7 14, 2 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 के 2, पाई के मान 22 बटा में 7 गुना आर बराबर कितना 88, 2 से 22 गुना करेंगे 44, 44 दूनी के 88, भागा में 7 है नहीं जाएगा तो गुना में जाएगा, 2 7 14, यानी आर का मान कितना हो जाएगा, 14। आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल बताइए। बताइए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई के मान होता है 22 बटा में 7, आर के मान है कितना 14 के स्क्वायर, यानी 14 गुना 14, 7 से कट जाएगा कब बार में, 2 बार में। अब बताइए 22 गुना
चाहे देखिए 22 दूनी के 44, 22 दूनी के 44, 22 में 2 से गुना कर दिए 44, और गुना कितना 14। अब 14 से बाहर डायरेक्ट कर देंगे, 14 तो 28, 34 42 14 के 56, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 के 6 हाथ लगा 5, फिर 14 से 4 में गुना करेंगे 56, 56 और 4 60, और 60 एक 61, यानी कि 616 हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्धवृत्त की परिमिति बताइए। तो अर्धवृत्त के परिमिति परिमिति देखिए क्या होता है। ये आपका अर्धवृत्त होता है। पहले देखिए अर्धवृत्त का आपसे परिमिति पूछा गया है, ठीक ना। ये टोटल होता है वृत्त, परिमिति का मतलब होता है किनारे किनारे का टोटल लंबाई। परिमिति का मतलब क्या होता है, किनारे किनारे के टोटल लंबाई। तो वृत्त के परिधि होता है आपका 2πr, क्या होता है 2πr। तो जब आधा की बात करेगा तो आधा का मतलब कि देखिए, अगर हम यहाँ से अगर इतना हम मिटा देते हैं, अगर केवल इतना तक कहेगा, इसका आधा करेंगे तो बताइए 2πr का आधा कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक के टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा। कितना हो जाएगा πr। लेकिन यहाँ से अगर हम इसको ऐड करते हैं, यहाँ पर इसको ऐड किया जाएगा, आप लोग जानते हैं कि ये क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो व्यास क्या होता है d, तो πr प्लस d भी लिख सकते हैं, πr प्लस d। तो व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं πr प्लस 2r लिख सकते हैं, πr प्लस 2r लिख सकते हैं। अगर हम r एक से कॉमन निकालते हैं तो पाई प्लस 2 भी लिख सकते हैं। अगर हम कोई भी आंसर हो सकता है, पाई आर प्लस डी हो सकता है, पाई आर प्लस 2 हो सकता है, आर इंटू पाई प्लस 2 हो सकता है। देखिए कौन ऑप्शन में है, पाई आर प्लस 2r, ये ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होता है, कि टोटल लंबाई है 2πr। परिधि का मतलब होता है किनारे किनारे की टोटल लंबाई 2πr। तो यहाँ से यहाँ तक आधा लंबाई हो जाएगा πr। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक होता है r, यहाँ से यहाँ तक होता है r, त्रिज्या यू का आ जाएगा r, तो एक बार 2 बार पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं व्यास, यानी कि पाई आर प्लस डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 सेक स्क्वायर 3 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताइए। देखिए 3 गुना सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2 बटा में रूट अंडर 3। सेक 30 का मान कितना होता है 2 बटा में रूट अंडर 3। तो 2 बटा में रूट अंडर 3 कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2 बटा में रूट अंडर 3 के स्क्वायर। देखिए 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, और सेक 30 का मान कितना होता है 2 बटा में रूट अंडर 3। पावर में 2 है तो पावर में 2 लिखेंगे, प्लस 4 बताइए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। 4 गुना 1 के स्क्वायर, 4 गुना 1 के स्क्वायर। एक और आप समझिए, 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब 3 गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो 3 गुना सेक 30 का मान होता है 2 बटा में रूट अंडर 3 स्क्वायर, प्लस 4 गुना tan 45 का मान होता है 1 के स्क्वायर। हो जाएगा 3 गुना 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 3, प्लस 1 के स्क्वायर 1 होता है, 1 से 4 से गुना करेंगे 4, 3 से 3 कट जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा 8। यानी ऑप्शन नंबर कौन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताइए। देखिए त्रिज्याखंड कौन कहलाता है, ये आपका वृत्त हो गया। वृत्त के केंद्र से अगर इसको यहाँ से त्रिज्या को मिलाते हैं, जितना एकड़ में जो ये भाग बनेगा एक कहते हैं त्रिज्याखंड कहेंगे, ठीक ना। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। अगर ये चाप की लंबाई पूछेगा तो चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा में 360 2πr, ठीक ना। अगर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछता है तो थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, और चाप की लंबाई पूछेगा तो थीटा बटा में 360 2πr होता है। यानी कि आंसर कौन रहेगा, ऑप्शन नंबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं तथा संगत चाप से घिरा क्षेत्र का क्षेत्र क्या कहलाता है। एक वृत्त हो गया, कह रहे वृत्त की 2 त्रिज्या, वृत्त के 2 त्रिज्या, वृत्त के 2 त्रिज्याओं तथा संगत चाप से, संगत चाप से घिरा हुआ जो क्षेत्र रहेगा, संगत चाप से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वह क्या कहेंगे, जितना ही क्षेत्र रहेगा इसको क्या कहते हैं त्रिज्याखंड कहते हैं। क्या कहते हैं त्रिज्याखंड। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी त्रिज्याखंड। अगला प्रश्न आपका है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 120 डिग्री केंद्रीय कोण वाले त्रिज्याखंड का परिमाप बताइए। देखिए
कोण कितना बन रहा है, 120 डिग्री केंद्रीय कोण बन रहा है, कोण यहाँ पर बन रहा है 120 डिग्री, ठीक ना। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। आपसे कह रहे हैं केंद्रीय कोण वाला त्रिज्य खंड का परिमाप बताइए। त्रिज्य खंड का परिमाप कौन, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की आपको लंबाई बताना है। यानी कि इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया गया, थीटा बटा में 360 2 पाई आर। क्या लिखेंगे, थीटा बटा में 360 2 पाई आर। थीटा का मान कितना है, 120 डिग्री है, 120 बटा में 360 गुना 2 गुना पाई का मान 22 बटा में 7, आर का मान कितना है, आर का मान है 21। अब बताइए 120 ले कट जाएगा 3 बार में, 12 3 36 होता है, 0 से 0 कट जाएगा, 12 3 36। बताइए 3 7 कितना, 21, 21 ले 21 खत्म, 3 से 7 ले गुना करेंगे तो 21, 21 ले 21 कट के खत्म, 2 से 22 ले गुना करेंगे कितना, 44। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। चतुर्थांश देखिए कौन कहलाता है, ये वृत्त हो गया, वृत्त के चतुर्थांश ये वाला कहलाएगा। चतुर्थांश में कोण कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। तब बताइए जो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तब बताइए थीटा का मान कितना होगा, 90 हो जाएगा ना। चतुर्थांश में कोण कितना डिग्री बनता है, 90, और 90 बटा में 360 है, 90 बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। 90 लिखा में कट जाएगा 4 बार में, यानी कि हो जाएगा 1 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर, 1 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 1 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर। यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है के चार भाग में काट देना है, पाई आर स्क्वायर बटा में 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए करेगा 22 सेंटीमीटर परिधि, परिधि दिया है तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर का मान कितना दिया है, 22 दिया है, तो 2 गुना पाई का मान 22 बटा में 7 गुना आर बराबर कितना, 22। अब बताइए 22 ले 22 कट जाएगा, 2 बटा में 7 है वो पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 बटा में 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 बटा में 2। आपसे कह रहा है कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। बताइए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1 बटा में 4 पाई आर के स्क्वायर। तो लिखेंगे 1 बटा में 4 गुना पाई के मान 22 बटा में 7, पाई के मान 22 बटा में 7 गुना आर के स्क्वायर। आर के मान कितना है, 7 बटा में 2, एक स्क्वायर करेंगे तो 7 बटा में 2 गुना 7 बटा में 2 हो जाएगा। एक बार आप समझिए, 1 बटा में 4 पाई के मान 22 बटा में 7 आर के स्क्वायर, तो आर का मान कितना है, 7 बटा 2, तो 7 बटा 2 गुना 7 बटा में 2। देखिए कुछ कटने लायक है, अगर हमें कटा दीजिए जो कटने लायक है। इस 7 ले 7 कट जाएगा, 2 से 11 बार में कट जाएगा, 11 7 77 बटा में 4 दूनी के 8, यानी कि 77 बटा में 8 हो जाएगा। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न आपका है कि बाहरी त्रिज्या आर तथा आंतरिक त्रिज्या आर वाले अंगूठी का क्षेत्रफल। तो अंगूठी जो होता है कि वृत्त के समान होता है, ठीक ना, वृत्त के समान होता है, कुछ मोटाई भी होता है कर, अंगूठी हो गया, ठीक ना। अंदर वाला जो त्रिज्या है, अंदर वाला त्रिज्या के आर कह रहा है छोटका आर, और बाहरी वाला त्रिज्या कह रहा है बड़का आर। बाहरी वाला त्रिज्या कितना है, बड़ा आर है, ठीक ना। तो अंगूठी के क्षेत्रफल का होगा, तो बड़ा आर वाला में से छोटा आर का करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, यानी कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का हो जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर, छोटे का वृत्त के पाई छोटा आर स्क्वायर। खाली वाला हटा देंगे तो जो इतना मोटा है क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा। पाई अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, यानी कि अंगूठी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, करें कि यदि अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो व्यास की लंबाई बताइए। देखिए अर्धवृत्ताकार हो गया चांद, अर्धवृत्ताकार चांद के परिमाप कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर दिया है। तब बताइए अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है। अगर व्यास आपको निकालना है ना तो डायरेक्ट व्यास वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस डी। तो पाई आर प्लस डी का मान कितना दिया है, 36 दिया है, कितना दिया है, 36। अच्छा पाई आर प्लस डी यूज करने पर नहीं आ पाएगा ना, नहीं, क्योंकि त्रिज्या आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखिए समझिए, जैसे क्योंकि जब पाई आर और डी दोनों आ जा रहा है ना साथ में, चलते ये वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। क्या लिखेंगे,
पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर बराबर कितना, 36। पाई आर प्लस 2 आर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई कहता है पाई आर, ये वाला होता है 2 आर। पाई आर प्लस 2 आर बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मतलब इसमें से अगर हम ये आर कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा, पाई प्लस 2 हो जाएगा। पाई प्लस 2 बराबर कितना, 36। मतलब पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। अब प्लस 2 बराबर कितना, 36। तो 7 दूनी के 14, 14 22 कितना हो जाएगा, देखिए आर गुना 7 दूनी के 14, 14 में 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। आर गुना 36/7 बराबर कितना, 36। तो ये 36 ले 36 कट जाएगा, देखिए भागा में होने जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 7। आर बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गया 7, तो बताइए व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या के दोगुना क्या होता है व्यास, यानी 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं जो होती है, माध्यिका कौन कहलाता है, जो दो भुजाओं को, देखिए माध्यिका कौन कहलाएगा, भुजा के एकदम मध्य में से जाएगा वो क्या कहते हैं, माध्यिका। पर है कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है, एक ही बिंदु से होकर जाती है, तो यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में विभक्त करता है, ठीक ना, किस अनुपात में विभक्त करेगा। जैसे मान के लिए एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है, किस अनुपात में विभक्त करता है, 2:1 रूप में विभक्त करता है। कितना, 2:1। देखिए जो शीर्ष से यहाँ तक की जो दूरी होता है वो 2 इकाई कहते हैं, ये वाला जो इकाई होता है वो कहते हैं 1 इकाई, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई होता है, ये वाला 1 इकाई होता है, यानी कि 2:1 के रूप में होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना। प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में विभक्त करती है, तो 2:1 के रूप में विभक्त करती है, ऑप्शन नंबर बी। शीर्ष वाला जो रहता है वो 2 इकाई माना जाता है, और जो भुजा जो रहता है वो 1 इकाई माना जाता है। जो यहाँ पर माध्यिका रहेगा, जो बीच में जो बिंदु रहता है, मध्य बिंदु केंद्र जो रहता है, यहाँ से इसको कहते हैं 2 इकाई, तो ये कितना होता है, 1 इकाई, यानी 2:1 अनुपात में होता है। अगला प्रश्न आपका है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जाते हैं तो क्या कहलाता है। देखिए कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के लंब समद्विभाजक का मतलब कि 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजक होना चाहिए, 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है ना, अब जैसे 90 डिग्री के कोण पे कोई समद्विभाजक है, यहाँ से 90 डिग्री कोण पे कोई समद्विभाजक है, यहाँ से 90 डिग्री कोण पे कोई समद्विभाजक है, ठीक ना। तो कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जाते हैं तो क्या कहलाता है। तो जो ये बिंदु जो हम कहलाएगा वो क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, ठीक ना, क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई x है, किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। देखिए समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। पर है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई x है, तो किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब, शीर्ष से इस पर जो डाले गए लंब होता है ये क्या होता है, एक तरह से ऊंचाई होता है, ठीक ना। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। तो एक ऊंचाई होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 गुना भुजा, तो कितना हो जाएगा, √3/2 गुना x, यानी कि x इंटू √3/2 हो जाएगा। तो लंबाई कितना हो जाएगा, x इंटू √3/2। अगला प्रश्न देखिए, करे कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 38.5 वर्ग सेंटीमीटर तो इसकी परिधि बताइए। वृत्त के क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 38.5। आपसे पूछ रहा है वृत्त के परिधि, तो परिधि निकालने के लिए आपको त्रिज्या जानकारी होनी चाहिए। तो पाई का मान होता है 22/7 गुना आर के स्क्वायर बराबर हो जाए 38.5। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 38.5 गुना 7/22। तो बताइए 11 से कट जाएगा, 11 से अगर हम ये कटाते हैं, 11 से कटाएंगे तो 11 दूनी के 22, 11 दूनी के 22, 11×3 = 33, 11×3 = 33, 5 बजेगा, 5 5 55, 11×5 = 55, दशमलव हो जाएगा 3.5। अब बताइए 3.5 का मतलब क्या हुआ, ये दशमलव हटेगा तो दशमलव खातिर एक, एगो बगल में एक अंक है, एगो 0, 2 दूनी के 4, सॉरी 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी के 10 और 5 7 35, यानी कितना हो जाएगा
आर बराबर हो जाएगा 7/2, कहें कि देखिए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ना 49/4, 49/4, तो 49 का वर्गमूल होता है 7, 4 का वर्गमूल होता है 2, आर बराबर हो जाएगा 7/2। आर का मान कितना हो जाएगा 7/2। आपसे क्या कह रहा है कि इसका परिधि बताइए, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, 2 गुना, देखिए 2πr होता है, तो 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7/2, 2 से 2 कट जाएगा, 7 ले 7 कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 22, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि यदि वृत्ताकार मैदान की परिधि दिया है 242 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त की परिधि कितना होता है 2πr होता है, 2πr का मान कितना दिया है 242, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर कितना 242। अब बताइए 22 ले कटेगा, तो 22 ले अगर हम घटाते हैं तो कट सकता है, देखिए 22 से कम 22, 24 में से 22 घटेगा तो 2, 2 2 22, यानी कि 22 ले कितना बार में, एक बार में। अब नहीं कटेगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 11 से 7 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 77/2, आर बराबर हो गया 77/2। तो आपसे कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल बताइए, तो वृत्त के क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर के स्क्वायर, पाई के मान 22/7, आर के स्क्वायर, तो आर का मान कितना है 77/2, तो 77/2 गुना 77/2, 7 ले कट जाएगा 11 बार में, 7 ले कटेगा 11 बार में, 7 ले कट जाएगा 11 बार में, 11 बार में कट जाएगा, भाई 2 से 11 बार में कट जाएगा। तो बताइए इसको और देखिए आसान कैसे गुना कर सकते हैं, 77 के हम क्या लिख सकते हैं 11 गुना 7 गुना 11 लिख सकते हैं, 11 गुना 7 गुना 11 गुना 11, अब बटा में कितना 2। ठीक है, अब बताइए 11 का क्यूब कितना होता है, 11 गुना 11 गुना 11 होता है 1331 होता है, 1 3 3 1, गुना करना चाहते हैं गुना कर सकते हैं, तो 11 के क्यूब कितना होता है 1331 होता है, और 7/2, देखिए 11 11 11 गुना किए तो 1331 हो गया, और 7/2 का मतलब होता है 3.5, 7/2 का मतलब 3.5, तो 3.5 गुना कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 3 15 के 5 हाथ लगा 1, 5 3 15 1 16 के 6 हाथ लगा 1, 5 एकम 5 1 6, 3 एकम 3 3 के 9 3 के 9 3 एकम 3, जोड़ देना है 5 8 9 6 15 के 5 हाथ लगा 1, 9 6 15 1 16 के 6 हाथ लगा 1 3 1 4, अंक बाद दशमलव 1 अंक बाद दशमलव हो जाएगा 4 6 5 8 दशमलव 5, 4658.5 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप अपने से किसी प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि यदि दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात दिया है 2:3, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। अभी भी देखिए परिधि का अनुपात दिया रहे चाहे त्रिज्या का अनुपात दिया रहे, या तो परिधि का अनुपात दिया रहे त्रिज्या का अनुपात दिया रहे, आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है, बस उसका वर्ग कर देना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर 9, यानी हो जाएगा 4:9, 4:9। अगर परिधि का अनुपात दिया है त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो सेम टू सेम, त्रिज्या दिया रहेगा परिधि का अनुपात पूछेगा सेम टू सेम, लेकिन अगर त्रिज्या चाहे परिधि दिया है क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो बस दोनों के वर्ग कर देना है। अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा त्रिज्या चाहे परिधि पूछेगा तो वर्गमूल कर देना है। ठीक है, मान के लिए 16:25 दिया है क्षेत्रफल का अनुपात, आपसे पूछ लिया जाए कि इसका परिधि का अनुपात क्या होगा, तो वर्गमूल निकाल देना है, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, यानी कि 4:5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि एक पहिया की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना चक्कर लगाएगी। तो जो वृत्त का जो पहिया होता है वृत्ताकार होता है, ठीक ना, वृत्त का पहिया कैसा होता है वृत्ताकार, तो वृत्त के देखिए ये वाला पार्ट का होगा गोल गोल घूमेगा, वृत्त का ये वाला पार्ट का होगा गोल गोल घूमेगा, जब गोल गोल घूमेगा तो क्या कहेंगे वृत्त के परिधि कहेंगे। तो कितना चक्कर लगाया नहीं मालूम है, तो लिखेंगे n गुना वृत्त के परिधि, वृत्त परिधि का होता है 2πr, n गुना वृत्त के परिधि अगर हल होगा तो टोटल कितना किलोमीटर जाएगा 11 किलोमीटर। देखिए इसमें 11 किलोमीटर पहले लिख लीजिए 11 किलोमीटर। अब बताइए n गुना, n चक्कर की संख्या है, 2 गुना पाई के मान कितना 22/7, आर के मान कितना है
त्रिज्या कितना है 0.25, 0.25 बराबर 11। अब देखिए कि त्रिज्या मीटर में है, दूरी किलोमीटर में है, तो किलोमीटर का हम मीटर में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों यूनिट का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 11 किलोमीटर बराबर 11000 मीटर, ठीक ना। अब देखिए दशमलव हटेगा तो दशमलव के लिए एक, दो का अंक है तो दो को जीरो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो यहाँ से कुछ कटने लायक है, अगर हम 11 से कटा के देखते हैं, 11 से अगर हम ये कटाते हैं, 11 एक हम 11, कब जीरो, 3 को जीरो, 11 दूनी के 22, ऊपर से ऊपर कटाया जा सकता है। 11 एक हम 11, 3 को जीरो तो 3 को जीरो, 11 दूनी के 22। अब देखिए 25 दूनी के 50, 50 दूनी के 100, 25 दूनी के 50, 50 दूनी के 100, यानी कि टोटल ऊपर वाले से ऊपर वाला खत्म। ठीक है, बच गया कितना, बटा में 7, बटा में 7 होने जाएगा तो गुना में 7 हो जाएगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 7 ले 1000 गुना होगा 7000, यानी कि कितना चक्कर लगाना होगा, 7000। अगर 7000 चक्कर अगर पहिया घूमेगा 11 किलोमीटर की दूरी तय किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि साइन 63 डिग्री बटा में cos 27 डिग्री, कभी भी इस प्रकार का वैल्यू दिया रहे तो दोनों में से एक कौन देखा जाता है कि दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो दोनों में से एक कोण को बदल दिया जाता है। क्या लिखेंगे, साइन 63 डिग्री बटा में cos, मतलब 90 में से कितना घटाया जाए कि 27 आ जाए, तो 90 में से 63 घटा देंगे, ऊपर वाला 10 का 10 लिखिए, साइन 63 डिग्री अब बटा में cos 90 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा, साइन 63 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1। अगर आपको जल्दीबाजी बनाना हो तो क्या कर सकते हैं, जल्दी से बनाने के लिए देखना है कि साइन और साइन को उल्टा 90 माइनस थीटा है कि नहीं है। जितना ऊपर वैल्यू रहेगा ऊपर 90 माइनस थीटा नीचे होना चाहिए, जितना ऊपर वैल्यू रहेगा उतना नीचे 90 माइनस थीटा होना चाहिए, और दोनों कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए। 63 27 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, जितना यहाँ पर कोण है ऊपर 90 माइनस थीटा नीचे यहाँ पर है, तो दोनों के मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से आप हल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आता है कि tan 60 डिग्री माइनस tan 0 डिग्री का मान बताइए। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और माइनस tan 0 डिग्री का मान होता है 0, तो √3 में से 0 घटेगा कितना हो जाएगा, √3। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि tan थीटा प्लस cos थीटा का मान बताइए। देखिए tan थीटा प्लस cos थीटा का मान बताइए। सब देख रहे हैं, अब बताइए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, इसे तो मालूम नहीं चल रहा है, सब इंटू के रूप में है ना। हम क्या करेंगे, tan थीटा का हम 1 बटा में sin थीटा लिख सकते, सॉरी tan थीटा का हम sin थीटा बटा में cos थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा, और cos थीटा बराबर cos थीटा बटा में sin थीटा। ये बताइए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, cos थीटा इंटू sin थीटा। अब बताइए cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, बचेगा कितना, sin थीटा, जो दिखाई देता है वो कट के खत्म। cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, sin थीटा, sin थीटा गुना होगा sin स्क्वायर थीटा, अब प्लस sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, बचेगा cos थीटा, cos थीटा गुना होगा cos स्क्वायर थीटा। तब बताइए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 है, बटा में कितना, cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा। अब बताइए कि 1 बटा में cos थीटा कितना का बराबर होता है, sec थीटा, 1 बटा में cos थीटा sec थीटा इंटू 1 बटा में sin थीटा cosec थीटा, 1 बटा sin थीटा का हो जाएगा cosec थीटा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा sec थीटा इंटू cosec थीटा। ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि यदि tan थीटा का मान है 21 बटा में 20 तो cos थीटा का मान बताइए। देखिए tan थीटा बराबर दिया है 21 बटा में 20, तो बताइए tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार। और जो cos थीटा होता है, cos थीटा होता है आधार बटा में कोण, यानी कोण का आपको जरूरत पड़ेगा, तो कोण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर कितना है 21, 21 के स्क्वायर अब प्लस आधार का मान कितना है 20, तो 20 के स्क्वायर। अब बताइए 21 के स्क्वायर कितना 441, 20 के स्क्वायर कितना 400, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 841। अब देखेंगे 841 का वर्गमूल कितना होगा। देखिए अगर डायरेक्ट आपको वर्गमूल निकालने के लिए तरीका देखिए क्या होता है, 841 का आपको वर्गमूल निकालना है,
अब देखना है कि कौन संख्या का वर्ग करने पर इकाई स्थान पे एक आता है। देखो एक के वर्ग करने पर एक आता है, एगो 9 का होता है, 9 9 81, ठीक ना। तो अंतिम अंक या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। अंतिम अंक हो सकता है या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। अब बताइए कि लास्ट वाला देखा जाता है कि लास्ट वाला डिजिट देखा जाता है कि लास्ट वाला में कितना है। अंतिम दो अंक पे पढ़ा जाता है, अंतिम दो अंक का है 41 है, 41 के लास्ट में कितना एक है। तो अब देखा जाता है कि एक जो है एक के स्क्वायर करने पर एक आता है, 9 के स्क्वायर करने पर एक आता है। अब देखिए जो 8 है तो कौन संख्या के वर्गमूल है ना, किस संख्या एक नजदीक में कौन संख्या का वर्गमूल निकलता है। तो 8 के वर्गमूल में है एगो 9 है, ठीक ना, एगो कौन है 4 है। 9 के वर्गमूल निकलता है, वो 4 का वर्गमूल निकलता है। तो देखा जाता है जो कम वाला संख्या रहता है उसको उधर की ओर चला जाता है। 9 का हो गया बड़ी संख्या हो गया ना, तो छोटा देखा जाता है, छोटा कौन है 4। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 4 का वर्गमूल कितना 2। अगर मान के लिए अगर एक संख्या 2 है, 2 है, अगर इसका निकटतम देखिए था 2 है, अगर ये हम 0 रखते हैं तो 20, 20 के हो जाएगा 400 होगा। लेकिन 30 अगर रहेगा तो 30 के कितना हो जाएगा 900, किसके करीब में है 900 के करीब में है। आंसर कौन हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि 2 9 29 हो जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एक में देखिए 29 बटा में 20, 29 बटा में 21, 20 21 16 तो होगा नहीं, कौन बच गया 29 वाला, यानी कौन सबसे बड़ी भुजा होता है, कौन हो जाएगा 29 हो जाएगा। यानी कि cos थीटा बराबर कितना आधार बटा में कौन, आधार बटा में कौन। आधार का मान कितना है, आधार का मान है 20 और कौन का मान कितना हो जाएगा 90, यानी कि 20 बटा में 90, सॉरी कौन का मान है 29, 20 बटा में 29 हो जाएगा। 20 बटा में कितना 29। ऑप्शन पे भी आप पकड़ सकते थे। cos थीटा आधार बटा में कौन, आधार का मान कितना है 20 है, तो आधार 20 है या बाकी जगह कहीं आधार 20 नहीं है। अब बटा में कितना है 29, 20 बटा में 29। उम्मीद है कि समझ में आया होगा सवाल, ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल था। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर बताना है, शेयर करना है, ठीक है, सपोर्ट कीजिए आप लोग। थैंक यू।